भारत की राजनीति में उत्तराधिकार घोषित करने का सीजन चल रहा है। वैसे तो लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भारत की लगभग सभी पार्टियां वंशानुगत राजतंत्र की तर्ज पर अपना नेता चुनने लगी है। बहरहाल उत्तराधिकारी घोषित करने की शुरुआत डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि ने की। उन्होंने कहा कि उनके बड़े बेटे एमके अलागिरी नहीं बल्कि छोटे बेटे एमके स्टालिन उनके उत्तराधिकारी होंगे। उनके नक्शे कदम पर चलकर प्रकाश सिंह बादल ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके बाद अकाली दल की कमान उनके बेटे सुखबीर बादल संभालेंगे। पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार बनाने के करीब 1 साल तक सीनियर बादल ऐसा ऐलान नहीं कर रहे थे, लेकिन करुणानिधि की घोषणा के बाद उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। पिछले साल की शुरुआत में मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। उससे पहले बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनको अपनी विरासत सौंपी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन अपने बेटे हेमंत सोरेन को उत्तराधिकार सौंप दिया है। इस साल करुणानिधि और प्रकाश सिंह बादल के बाद कई और नेताओं के उत्तराधिकारी घोषित हो सकते हैं। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। जयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी की भी ताजपोशी का ऐलान हो सकता है। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह से राजनीतिक विरासत हस्तांतरित करने की परंपरा पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी। शेख अब्दुल्ला ने अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा समारोह करके अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को कराकुल टोपी पहनाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह परंपरा भारत की सभी पार्टियों में आ गई है। रेल किराया बढ़ाने की सहमति शुक्रवार को ही हो गई थी। पिछले शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में पवन कुमार बंसल को विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाया गया था और उन्हें हरी झंडी दे दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर उन्होंने किराया बढ़ाया। जिस दर्जे का किराया दिनेश त्रिवेदी बढ़ा गए थे उसमें कम बढ़ोतरी हुई और बाकियों में ज्यादा। अब दूसरे आर्थिक फैसलों की बारी है। केंद्र सरकार ज्यादातर आर्थिक फैसले इस महीने करती लगती है, क्योंकि अभी सरकार के सामने कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। सो डीजल की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर हर महीने या अगले 4 महीने के लिए 4.5 रुपए एक बार में बढ़ाए जा सकते हैं। इसी तरह केरोसिन की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर हर महीने मार्च तक बढ़ोतरी होगी या 1 रुपए एक बार में बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का फैसला करते हुए सरकार सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों का फैसला भी करेगी। इस महीने सस्ते सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनकी कीमत में भी 100 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। 2 किश्तों में ये कीमत भी बढ़ाई जाएगी। असल में सरकार बजट पेश करने से पहले अपने खजाने में कुछ पैसा लाना चाहती है, ताकि बजट में उसे आगे की घोषणाएं की जा सके। अगर 28 फरवरी से पहले सरकार के खजाने में पैसे बढ़ने लगे, तभी वित्तीय घाटा कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया जा सकेगा और तभी सामाजिक विकास की यूपीए की चुनावी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। कांग्रेस पार्टी की एक कोर कमेटी है जो सारे अहम फैसले करती है, लेकिन इस कोर कमेटी से अलग पार्टी की इनर कोर कमेटी बनी है जो अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि यह टीम राजनीतिक और सरकारी दोनों काम देख रही है। इस टीम के सदस्य राज्यों में अलायंस से लेकर कांग्रेस संगठन के बारे में विचार कर रहे हैं और साथ ही सरकार के कामकाज पर भी नजर रखे हुए हैं, ताकि चुनावी लाभ हासिल करने वाले फैसले कराए जा सकें। इस इनर कोर कमेटी में सोनिया गांधी के भरोसे के लोग भी हैं और राहुल गांधी के करीबी भी। कहा जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी के साझा नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले के बाद यह अनौपचारिक कमेटी बनी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की अहम नियुक्तियों में भी इसके सदस्यों की भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका कामकाज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के जिम्मे है। उनके अलावा राहुल गांधी के भरोसेमंद सहयोगी और केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इसमें अहम रोल निभा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इसमें 24 घंटे कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेताओं की बजाय मंत्रियों को तरजीह दी गई है। युवा मंत्री मिलिंद देवड़ा और आरपीएन सिंह का रोल बढ़ाया गया है। वरिष्ठ मंत्रियों में पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे को भी इस मुहिम में जोड़ा गया है। कांग्रेस के सहयोगी कनिष्ठ सिंह भी इस इनर कोर टीम के सदस्य हैं। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। यूपीए सरकार में शामिल डीएमके और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी ने रेल किराए में बढ़ोतरी का विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि सरकार को यह बढ़ोतरी तुरंत वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। दूसरी ओर सरकार के घटक दल डीएमके ने भी इसका विरोध किया और पार्टी के नेता करुणानिधि ने कहा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री से बात करेंगे। करुणानिधि ने कहा कि गरीबों पर बोझ बढ़ाने वाली किसी भी बढ़ोतरी का वे समर्थन नहीं करेंगे। उधर चिदम्बरम ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि रेल किराए में बढ़ोतरी आर्थिक फैसला है। 10 साल से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इसी वजह से रेलवे की सेहत सुधारने के लिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी था। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 2 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। सैन्य अधिकारियों ने माना है कि सीमा पर तनाव है।
पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी फौजें सीमा रेखा का उल्लंघन कर रही हैं। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम का सम्मान करते हुए बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य पर्यवेक्षक समूह ने ईमेल भेजकर दोनों देशों से आग्रह किया है। इस बीच सीमा पर शहीद हुए दोनों जवानों लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह का शव उनके गाँव पहुँच गया, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज कहा कि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाक की ओर से सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और 2 भारतीय सैनिकों की हत्या से पूर्व लश्कर-ए-तोयबा का संस्थापक हाफिज सईद पीओके में मौजूद था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने पिछले 2-3 दिन में कोलकाता में हुई हिंसा पर तीखी टिप्पणी की है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नारायणन ने कहा है कि पिछले 2-3 दिन में जैसी हिंसा हुई है वह कोई राजनीतिक संस्कृति नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे। गौरतलब है कि मंगलवार और बुधवार को सत्तारूढ़ तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई जगह हमले किए थे। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने आज बिना शर्त माफी मांगी। हाईकोर्ट ने बेहतर सुरक्षा के लिए दिल्ली में पीसीआर वैन की संख्या बढ़ाने पर विचार के लिए भी कहा। इससे पहले अदालत ने दोटूक अंदाज में कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी जवाबदेही से नहीं बच सकता। अदालत ने पूछा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी इस मामले में क्यों नहीं बनती है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी मुरुगेशन ने यह भी पूछा था कि 16 दिसंबर की रात को चलती बस में बलात्कार हुआ, उस समय बस के रूट पर तैनात पीसीआर वैन की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के आरोपी कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाडी के खिलाफ अब 4 फरवरी को आरोप तय किए जाएंगे। कलमाडी और दूसरे लोगों के ऊपर टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट प्रणाली की खरीद का ठेका गलत तरीके से देने का आरोप है, जिससे सरकार को 90 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। इस मामले में आरोप तय करने की तारीख आगे बढ़ाते हुए सीबीआई के विशेष जज रविंदर कौर ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़े दस्तावेज पढ़ने के लिए समय चाहिए। असल में उनसे पहले के जज ने आरोप तय करने का आदेश दिया था, लेकिन उनका तबादला हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रमेश बैस ने बलात्कार के मसले पर हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने बालिग औरतों और बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार को अलग अलग करते हुए कहा कि बराबरी या बड़े लोगों के साथ बलात्कार की बात समझ में आती है, लेकिन बच्चियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को फांसी पर लटका देना चाहिए। कांग्रेस ने बैस के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।